नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन की। 3 गोलमेज सम्मेलन मुख्यतः हुए थे। ये गोलमेज सम्मेलन वही हैं 1930 से 32-33 वाले, है ना, जिस बीच में जो है क्या हुआ था, बहुत सारे निर्णय लिए गए थे। एक एक के बारे में जानेंगे, पूरे तीनों के क्या महत्व रहे हैं, किस प्रकार से है, थोड़ा सा परिचय जानेंगे, है ना। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, तो हिस्ट्री में ज़रूर इसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री में। चलिए पहले परिचय जान लेते हैं। 1930 और 1932 के बीच आयोजित गोलमेज सम्मेलन भारत के संवैधानिक भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय चर्चाओं की एक श्रृंखला थी। देखिए, गोलमेज यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हिंदी में बोलते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली। राउंड टेबल पे जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसको रखा गया था। फोटोज आप देख पा रहे होंगे। ये 1930 से 1932 के बीच में भारत के संवैधानिक भविष्य, शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आयोजन कौन करता था? ब्रिटिश सरकार। ये सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के बीच बातचीत का मंच बन गए थे। देखिए, भारत के रिप्रेजेंटेटिव और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके बीच में चर्चा का एक विशेष मंच टाइप का ये तैयार हो गया था। देखा जाए तो ये वार्ता विविध भारतीय आवाज़ों को वार्ता की मेज़ पर लाने में महत्वपूर्ण थी। फिर भी इसमें गतिरोध और निराशाएं भी काफ़ी रही भारत के लिए, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए, जैसा हमने बताया, है ना। जान लेते हैं एक एक के बारे में। काफ़ी ज़रूरी इनका रोल रहा देश के विकास के लिए और विशेष तौर पर इंडिपेंडेंस के लिए भी, है ना। वो सब जान लेते हैं अपन। वीडियो को थोड़ा सा और आगे चलते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 और 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 और जनवरी 1931 के बीच लंदन में आयोजित किया गया था, जो कांग्रेस की भागीदारी के बिना आयोजित किया गया था, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा, है ना, ये इसी गोलमेज आंदोलन के बाद शुरू हुआ, आप कह सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस की भागीदारी के बिना आयोजित हुआ था प्रथम। ये है एक फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन था वो कांग्रेस की भागीदारी के बगैर था, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। कुछ विशेषताएं: प्रतिनिधियों में रियासतों, अल्पसंख्यकों यानी मुस्लिम, एंग्लो इंडियन और सिख के प्रतिनिधि और ब्रिटिश सरकार के वफादार इसमें शामिल थे। चर्चा संघवाद, अल्पसंख्यक अधिकारों और रियायतों के लिए सुरक्षा उपायों पर केंद्रित रही तथा अंतिम लक्ष्य के रूप में डोमिनियन स्थिति और रियायतों के साथ एक संघ के गठन पर आम सहमति बनी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है जानकारी, ठीक है ना। इसका क्या परिणाम रहा, ये विशेषताएं हुए, इसका क्या परिणाम रहा ये थोड़ा सा जान लेते हैं। कांग्रेस की अनुपस्थिति ने चर्चा को अधूरा और भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं के प्रतिनिधित्व न करने वाला बना दिया। ये परिणाम था इसका, है ना। चूँकि अंग्रेज़ों को बाद में कांग्रेस और गांधी जी के साथ बातचीत करने के महत्व का एहसास हुआ, है ना, और फिर दूसरे में तो आया, है ना, मगर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि नहीं था, है ना। तो अल्पसंख्यकों और ब्रिटिश सरकार के बीच में और रियासतों के बीच में केवल चर्चा थी। पहला गोलमेज सम्मेलन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। अब यहाँ पे एकमात्र प्रतिनिधि थे, जो सितंबर से दिसंबर 1931 तक आयोजित किया गया था। मार्च 1931 के गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने इसमें विशेष भाग लिया था, है ना। विशेष तौर पर यहाँ 2 नाम आए, सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी। इन लोगों ने विशेष भाग लिया था भारत की ओर से और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे वहाँ पर, है ना। गांधी जी ने पूर्ण स्वशासन की वकालत की थी और दावा किया था कि कांग्रेस करीब 85% भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों और अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों ने इस दावे को खारिज कर दिया। सम्मेलन में अल्पसंख्यक अधिकारों पर गहन बहस हुई, जिसमें मुसलमानों, एंग्लो इंडियन, ईसाइयों और दलित वर्गों ने पृथक निर्वाचिका की मांग की थी। ये मांग भी कहाँ पे आई थी? तो ये भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही आई थी और इसके परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यक समझौते के रूप में इसका जो है परिणाम सामने आया। विंस्टन चर्चिल
इनके नेतृत्व में दक्षिणपंथी ब्रिटिश राजनेताओं ने कांग्रेस के साथ समान स्तर पर बातचीत का विरोध किया था, है ना। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस का कुछ खासा प्रतिनिधित्व, कुछ खासा रोल देखने को नहीं मिला। परिणाम इसके क्या हुए? सम्मेलन गतिरोध में समाप्त हो गया और गांधी जी निराश होकर भारत लौट आए। हाँ, ये भारत में नहीं आयोजित होते थे, ठीक है, मुख्यालय में आयोजित होते थे। अंग्रेज़ों ने गांधी जी की स्वशासन की मांग को अस्वीकार कर दिया और भारत में राजनीतिक अशांति पुनः शुरू हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण शुरू हुआ। ये सब आपको 10th की एनसीईआरटी में बहुत शानदार तरीके से सब दिया हुआ है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, हाँ, मगर दिया है ना। तो यही है एनसीईआरटी को पढ़ने का, यूपीएससी एस्पिरेंट या सीएससी जो भी मतलब आप तैयारी कर रहे हैं उसमें यही है कि आप एनसीईआरटीज़ को पढ़ें और उसके बाद में उसके और डीप में जाएं। जो एक एक वर्ड है, एक एक टर्म है ना, एक एक हेडिंग है, उसके और डीप में जाने का प्रयास करें। वो पर्याप्त नहीं है मगर वो हेडिंग पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर से दिसंबर 1932 तक आयोजित किया गया। यह तृतीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के बहिष्कार और उल्लेखनीय भारतीय नेताओं की कमी के कारण काफ़ी हद तक महत्वहीन ही रहा। 3 आयोजित किए थे, कोई विशेष अंतर नहीं है ना। मुख्य विशेषताएं क्या है? चर्चा पूर्व समझौतों के कार्यान्वयन और संवैधानिक सुधारों पर केंद्रित रही। रियासतों और अल्पसंख्यक समूह ने अपनी मांग की पुनः पुष्टि की, लेकिन उन्हें भी व्यापक प्रतिनिधित्व कुछ खास नहीं मिला। जैसा हमने बताया, महत्वहीन ही रही तीसरी भी। और चूंकि कांग्रेस का बहिष्कार था और भारतीय नेताओं की कमी थी, तो जो इसका मेन उद्देश्य था वो नहीं हो पाया। बाकी फर्स्ट मीटिंग के जैसे रियासतों और अल्पसंख्यक समूहों ने अपना प्रतिनिधित्व भी दिखाया, मांग भी की, मगर कुछ हुआ नहीं ऐसा। फिर परिणाम, सम्मेलन सार्थक प्रगति में असफल रहा, जिससे संवैधानिक सुधारों में और देरी हुई तथा औपनिवेशिक नीतियों के प्रति भारतीय विरोध और ज़्यादा मजबूत हुआ। तो कोई विशेष अंतर नहीं, बाकी ये अंतिम जानकारी थी, है ना। अंतिम मतलब वीडियो की नहीं, ये ख़त्म था। यहाँ पे जो है हमारे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे वो यहाँ पे समाप्त हुए। यही परिणाम आया लास्ट में। इसके बाद थोड़ा सा हम तीनों का महत्व जान लेते हैं साइमल्टेनियसली कि क्या हुआ, और फिर जो है निष्कर्ष पे आते हैं। तो इसका जो महत्व है, इन सम्मेलनों ने विभिन्न भारतीय समूहों और ब्रिटिश सरकार के बीच गहरे मतभेदों को उजागर किया। अल्पसंख्यक और राष्ट्रवादी मांगों में सामंजस्य स्थापित करने में विफलता ने फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीतियों को और ज़्यादा मजबूत किया। तो सबसे पहला जो है, विभिन्न भारतीय समूह और ब्रिटिश सरकार के बीच मतभेद आए। फिर फूट डालो और राज करो, ये वाली जो राजनीतिक एक पूरी इनकी नीति थी उसको और मजबूत किया। और संवैधानिक विचार विमर्श ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम के लिए आधार तैयार किया, जिसमें सीमित प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही गई, लेकिन यह स्वशासन की भारतीयों की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं था। ओवरऑल यही इसका महत्व है। इससे ये था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी थोड़ा सा तेज़ मिला था, मगर कोई विशेष ऐसा नहीं अंतर आया। और यहीं पे जो है हमारा गोलमेज का ये जो फैक्ट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो होते हैं समाप्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, फीडबैक हो कोई ज़रूर दीजिए, डाउट हो प्लीज़ पूछिए। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, ये हमको और प्रमोट करते हैं इस टाइप का कंटेंट बनाते रहने के लिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। डायनामिक इम्पल्शन।